आइए बच्चों, हम लोग जाने कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या क्या जाने? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड पहले लिखें, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। इन तमाम सारी बातों को जानने से पहले, चूंकि इस चैप्टर में सर्वाधिक इसी को पढ़ना है, ये वास्तविक बंधन है, ये बराबर वाले परमाणुओं के बीच में बनता है। ये बंधन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है परमाणुओं के बीच, और इसी कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अगर परमाणु समान प्रकार का नहीं होता है, परमाणु में असमानता होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में असमानता होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में असमानता होती है, वैसे वैसे इसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम फाजान था। वो भी नियम हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग अभी ये जानने वाले हैं कि ये बंधन है क्या। इस बंधन को लेकर के अभी बहुत सारी बातें होंगी। ये चैप्टर पूरा इसी बंधन से भरा पड़ा है। और मैं तो यूं कहूं कि अगर आप कहें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की तरह इसका एक पार्ट है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम लोग देखें, लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग जानें कि इस बंधन को बताने वाले व्यक्ति ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को जानना इसको जानने से बेहतर है। उसका नाम था लीविस। तो हम लोग ये जानेंगे लीविस कॉन्सेप्ट फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में लीविस ने कौन से कॉन्सेप्ट दिए? तो लीविस ने बताया कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। ये पहली बात थी। दो परमाणु के बीच, ये ए है, ये ए है, इन दोनों के बीच ए का एक इलेक्ट्रॉन और इस ए का एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, बंधन का निर्माण हुआ। इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ये हाइफन के द्वारा भी सूचित करते हैं। दूसरी बात कि एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। अगर 2 सहसंयोजक बंधन बना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी, और 3 सहसंयोजक बंधन बना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। जैसे ये ए है, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इस ए के हुए, तो बंधन कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड। ये है, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। यदि 3 सहसंयोजक बंधन बनेगा ऐसा, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ए और ए के बीच में बंधन की संख्या कितनी होगी? 3, ट्रिपल बॉन्ड। इसने, ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसने इस बंधन को बताने के बाद, इसमें साझेदारी तो दिख ही रहा है, ये बताया कि यदि ये परमाणु अलग अलग है और इनके विद्युत ऋणात्मकता के बीच में अंतर है, तो इनके बीच पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन के कारण एक पर आंशिक धनावेश और दूसरे पर आंशिक ऋणावेश हो जाएगा। इस प्रकार से यह बंधन 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक को हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय और दूसरे को बोलेंगे अध्रुवीय। यदि समान प्रकार के परमाणु हों तो बंधन अध्रुवीय होगा, पोलराइजेशन की कोई संभावना नहीं होगी। जब असमान प्रकार के परमाणु हों तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा। जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और जब खींचना चाहेगा तो उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और संगत परमाणु पर
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आइए उसको भी हम लोग देखें। ये है ये ए है, ये भी ए है, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें ये ए और ए के बीच के, ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में है। लेकिन जब ए बी के साथ नहीं, ए के साथ इंटरेक्शन नहीं करके बी के साथ करेगा तो जो ए का इलेक्ट्रॉन है वो बी के तरफ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। इन परिस्थितियों में इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और तब ये ऐसा हो जाएगा ए बी और इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और बी पर निगेटिव और ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड कोवैलेंट ही है, आयनिक नहीं है, क्योंकि इस परमाणु पर और इस परमाणु, दोनों परमाणुओं के का अधिकार इस पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डेविएशन चूंकि साझेदार परमाणुओं के जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनका डेविएशन चूंकि एक तरफ हो गया है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर, इसके कारण ये पोलराइजेशन हुआ है, इसलिए इसका नाम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि कोवैलेंट, अब इसको छोड़ दें, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसको छोड़ दें, ओरिजिनल प्रश्न पे चलें कि प्रश्न उठता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ये भी लिविस की संरचना है। इन्होंने डॉट के माध्यम से संरचना को बताया और अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग डॉट सेलेक्ट करके और ऐसे परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के बनने की व्याख्या की। इसको हम लोग जब इस संरचना से जब दिखाते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ लिविस। ये लिविस का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको बताया नहीं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा होते रहेगी। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तथा साझेदारी में एक परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। ऐसे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो तीनों बातें हो गई ना। अब हम लोग फिर से उदाहरण देखें। जैसे हम लोग बात करें Cl2 की, तो Cl2 में Cl, ये दूसरा Cl और एक Cl फॉर Cl2, एक Cl परमाणु है 17 इलेक्ट्रॉन 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके? तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब ये देखिए साझेदारी, देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, ये 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नियम का पालन किया, साझेदारी कर लिया। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, दोनों ने साझेदारी कर लिया। अब चूंकि दोनों बराबर विद्युत ऋणात्मकता के हैं तो जो लिविस ने कहा है उसके अनुसार
इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोनों क्लोरीन परमाणु के बीच में स्थित होंगे। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न इधर बढ़ा न इधर बढ़ा, पोलराइजेशन नहीं होगा। तब ये बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये भी इसमें समझते रहेंगे। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1। वाई? इसलिए कि क्लोरीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब हम लोग अगली बात जानेंगे कि इसी तरह यदि हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, N2 फॉर नाइट्रोजन, तो यही है ना नाइट्रोजन, 7 2 5। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा इस नाइट्रोजन के साथ कर लिया। तो अब इसके पास हो गया 3 दूना 6 2 8, इसके पास भी हो गया 3 दूना 6 2 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसा बंधन बना? ट्रिपल बॉन्ड बना, दोनों के बीच में त्रिबंधन। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेयर हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बंधन कैसा होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होगा? क्योंकि दोनों परमाणु एक जैसे हैं। समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत होगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, आपका सहयोग किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं समान प्रकार के परमाणुओं के बीच। अब इनकी कोवेलेंसी कितनी होगी? तो कोवेलेंसी इज इक्वल टू 3, इसलिए कि एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कंपाउंड बनने में साझे में दिए हैं। अब हम लोग बात करें आगे कि ये भी है HCl, यहां पर एक हाइड्रोजन है 1s1, एक क्लोरीन है, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 8 7। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर सेल में 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पे पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव। व्हाई? इसलिए कि ये हाइड्रोजन है, ये दूर है, क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। अगर ऐसा बंधन बना H और Cl के बीच तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ डेविएट हो जाएगा, तो क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश हो जाएगा, आंशिक धनावेश हो जाएगा। ये बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब इसको दिखाएंगे तो हम लोग इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, उसको गोल और इसको लंबा दिखा दें तो समझ में आ जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, ये लंबा होते जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एडजस्ट करने के फेरे में है। ये शक्तिशाली है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है। तो ऐसे बंधन को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हो गया
पोलर कोवेलेंट, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अब पहले वाला अध्रुवीय था, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में बंधन था, ये असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच में बंधन है, तो डाइपोल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, फिर से सुनिए एक बार। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। ठीक है, साझेदारी में दिए गए किसी निश्चित परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको हम लोग सहसंयोजकता कहते हैं, और जिन यौगिकों में यह बंधन पाया जाता है उनको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगली बात कि यदि सहसंयोजक बंधन दो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में बनता है तो समान विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण या विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होते हैं। इस प्रकार कोई ध्रुव का निर्माण नहीं होता है और यह बंधन अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन जब वही कोवेलेंट बॉन्ड असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच में बनता है जिनके विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं रहने देते, अपनी तरफ वो शिफ्ट कर लेते हैं, खींचते हैं, जिसके कारण उन पर पार्शियल निगेटिव और संगत परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रकार इस बंधन को हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय कोवेलेंट बंधन कहते हैं। इसमें डाइपोल बनता है, दो ध्रुव बनते हैं। अब अगर कहा जाए कि कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन तो एक, और कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन तो भी एक, तो हम लोगों ने देखा कि अब अगली बात देखनी है इसके बाद कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उनकी शर्तें क्या हैं, शर्तें क्या हैं। तो आइए देखें। कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बनने की क्या शर्त है। तो बच्चों एक बात हम लोग समझ गए कि समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बनेगा। तो समान प्रकार के परमाणुओं में किसके बीच बनेगा, तो जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होगा या 1.7 से कम होगा। तो पहली बात होगी समान या लगभग समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में यह बंधन बनता है। पहली बात क्या है कि यह सेम और अप्रोक्सीमेट सेम एटॉम के बीच में बनता है, यानी समान हो या लगभग समान हो। इट मीन्स ए हो या ए हो बी हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस हो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वो 0 to 1.7 के बीच हो। ठीक है, 0 से 0.8 या 1 तक मान लें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और 1 से 1.7 तक पोलर बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड वो भी होगा, लेकिन पहले जो होगा वो अध्रुवीय होगा और बाद में जो बनेगा वो ध्रुवीय होगा। और 1.7 से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का अंतर अधिक हो जाएगा तो बनने वाला यौगिक आयनिक होगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक पहली बात यह है। दूसरी बात, धातु इस बंधन को नहीं बनाते हैं, तो ये बंधन किस में बनेगा, तो नॉन मेटल में बनेगा। ध्यान रखिएगा, अधातु अधातु के बीच बनेगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। तीसरी बात, धातु अधातु के बीच भी बन सकता है। कब,
जब वैलेंसी इज ग्रेटर देन 3, अगर कोई 3 से अधिक संयोजकता शो करेगा तो उनके बीच बनने वाला बंधन सहसंयोजक बंधन होगा। 3 तक तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। भाई कोई 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मेरे भाई 3 दे सकता है, कोई 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ी देगा। तो जब संयोजकता बढ़ेगी, 3 से ऊपर जाएगी, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के ही चांस होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के चांस समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कंडीशन क्या है कोवैलेंट बॉन्ड बनने के। तो हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनने की शर्तें जानी। इसके बाद हम लोगों को आगे जानना है वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या जानना है? वेरिएबल कोवैलेंसी। हम लोगों को इसकी जगह मैक्सिमम कोवैलेंसी भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी थियरी ऑफ सिजविक, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये सब बातें एक ही हैं। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था, तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमने क्या बताया था आपको कि 2 कारण है। पहला कारण इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर और दूसरा कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 कारण बताए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बाह्यतम कोश में उपस्थित डी उपकोश जो खाली रहता है, उसके कक्षक रिक्त रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिनके पास रिक्त उपकोश के डी कक्षक होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। माने मैक्सिमम, अगर किसी के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 7। तो मैक्सिमम को वैलेंसी हुआ ना। लेकिन इस बात को बताने वाले व्यक्ति सिजविक थे। उन्होंने बताया कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में डी उपकोश के रिक्त उपकोश होता है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोश होता है तो एस और पी के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके डी उपकोश के कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वह अधिकतम संयोजकता का प्रदर्शन करते हैं। इस नियम को सिजविक के अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहा जाता है। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, इससे स्पष्ट होगा। यह है नाइट्रोजन, यह है ऑक्सीजन, यह है फ्लोरीन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। विन्यास 2 5, 2 6, 2 7। लेकिन दूसरे कोश में डी उपकोश नहीं होता है। अगर इनके पास डी उपकोश होता तो इसकी संयोजकता होती 5 अधिकतम, इसकी अधिकतम संयोजकता हो सकती थी 6 और इसकी अधिकतम संयोजकता हो सकती थी 7। लेकिन चूंकि दूसरे कोश में डी उपकोश नहीं है, कैसे नहीं है देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p 3, लेकिन 2d होता ही नहीं है। ऐसे यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, लेकिन 2d होता ही नहीं है। ऐसे इसको देखें 1s2 2s2 2p5, लेकिन 2d होता ही नहीं है। इसीलिए वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू 3। अब 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन अधिकतम 3 ही संयोजकता प्रदर्शित करेगा।
इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 5। और ये सब क्यों होगी महोदय, ये सब इसलिए होगी कि इनके पास डी उपकोष नहीं है। लेकिन हम लोग इसकी बात करें, किसकी, क्लोरीन की। 17 2 8 7 क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5 3d0। ये आ गया। तीसरे कोष में डी उपकोष होता है और डी कैसा है, खाली है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी सामान्य वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इज इक्वल टू 1। क्यों है, आप आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। ये आउटर सेल है, 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के पास 3d के पास 3d0 3p5 3s2। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। लेकिन महोदय जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ये भी देख लें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखिए, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाला ऐसे ही बना रहने दें, इसको इससे कंपेयर करते रहें। अब क्या है कि इफ वैलेंसी इज इक्वल टू 3, संयोजकता कितनी हो 3, जो तब 3 संयोजकता होगी तब क्या होगा, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल इज, आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें कैसा हो जाएगा, 3s2 3p4 5 था ना, और 3d1, इट मीन्स 3 ये s2 3p 3d, ये आ गया। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना ये जंप लगा के यहाँ आ गया ये। और जब महोदय ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप लगा के आ गया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब तो आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 3 देख रहे हैं। अब फिर से देखें, बट इफ वैलेंसी इज इक्वल टू 5, संयोजकता कितनी हो 5। अब 5 संयोजकता हो महोदय तो फिर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए 3s2 3p3 3d2, एक इलेक्ट्रॉन और जंप लगा के आ गया, ऐसा हो गया 3s2 3p3। अब इसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी जंप लगा के कहाँ आ गया, अब इसमें आ गया। तो क्या हो गया 3d2, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए अनपेयर्ड, 1 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब इसमें और इसमें, यानी इसकी संयोजकता 1 तो थी ही, ये 3 संयोजकता भी दिखा सकता है, ये 5 संयोजकता भी दिखा सकता है, और अधिकतम कहाँ तक दिखा सकता है 7 तक। क्यों, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो देखिए अब तीसरे बार,
नाउ इफ वैलेंसी इज इक्वल टू 5 की जगह 7, देन कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 3s1 3p3 3d3। अब s का इलेक्ट्रॉन भी जंप लगा करके इधर में गया, इधर में आ गया। देख रहे हैं? अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यही तो मैं बात बता रहा था उस समय से। उस समय से इसी बात की चर्चा हो रही थी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी थियरी क्या है। जब परमाणु के पास डी उपकोष के कक्षक होते हैं, जब परमाणु के पास रिक्त डी उपकोष होता है, तो परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके रिक्त डी उपकोष के कक्षक में चले जाते हैं और इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे परमाणु अधिकतम सहसंयोजकता का प्रदर्शन करता है। इस नियम को अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, बहुलकता का नियम, सिज्विक का नियम अथवा परिवर्ती संयोजकता कह सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी वेरिएबल कोवैलेंसी भी देखा और इसके पहले हम लोगों ने कोवैलेंट कंपाउंड को देखा, कोवैलेंट बॉन्ड को देखा। आखिरी बात हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जिनके पास होते हैं, जिन यौगिकों के पास, उनके गुण क्या होते हैं। आइए देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत जल्दी देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम लोगों ने देखा था। पहली बात कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। दूसरी बात, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ऑफन फाउंड इन लिक्विड और गैस। इट मीन्स फ्लूइड, ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात, इनके बीच में वांडर वाल फोर्स होता है। वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स कमजोर बल को कहते हैं। उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था, वो लैटिस भी बनाता था। ये लैटिस भी नहीं बनाता है और इसमें कमजोर बल से बंधे होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक गलनांक निम्न होते हैं। बीपी और एमपी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो। क्यों होते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होने का कारण है, इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होने का कारण है इनके बीच में वांडर वाल फोर्स होना, दुर्बल बल होना। उनका अधिक होने का कारण है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना और लैटिस का बनना। नंबर 5, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये कैरेक्टर उसमें नहीं जोड़ा था, वो वाटर सॉल्युबल होते थे और वाटर में टूटकर वो आयन देते थे। ये अगर पानी में घुलेंगे भी तो टूट के आयन नहीं देंगे। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील हैं, वो पानी में विलयशील थे, वो पानी में टूट के आयन देते थे, ये पानी में टूट करके आयन नहीं देते हैं। इसीलिए इनका विलयन है, जो इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन वाटर,
इज नॉट कंडक्टर, कंडक्टर नहीं है, चालक नहीं है, ये इंसुलेटर है। और वो जो थे वो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये दोनों कैरेक्टर उसमें नहीं है, किसमें, हमने जो अभी पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़ाया उसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगली बात नंबर 7, इनमें डायरेक्शनल फोर्स होता है। डायरेक्शनल फोर्स होता है और डायरेक्शनल फोर्स के कारण 8वीं बात, ड्यू टू डायरेक्शनल फोर्स इनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आइसोमेरिज्म दैट इज ड्यू टू डायरेक्शनल फोर्स। ये किसके कारण होता है, इसमें आइसोमेरिज्म की घटना डायरेक्शनल फोर्स के कारण। अगली बात कि इनका जो रिएक्शन होता है वो आयनिक था, इनका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन इनमें होता है। आप विचार करें मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों होता है। आप इस H2 और Cl2 का रिएक्शन कराएंगे और 2HCl बनाएंगे तो क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन पहले आयन में टूटेंगे? भाई क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो ये कभी धनायन ऋणायन कैसे टूटेगा। तो इनका जो रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है, इनमें डायरेक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, डायरेक्शनल फोर्स के कारण इनका शेप आकृति भी निश्चित होते हैं। इनका पानी का विलयन जो होता है वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है, विद्युत का चालन नहीं हो सकता है इनसे। अगर पानी में शक्कर को घोल दें, विलयन बना दें, एक तो घुलेगा नहीं ये पानी में, अगर पानी में घुल भी जाए तो वो विद्युत का कुचालक होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, कार्बनिक विलायक होते हैं, बेंजीन है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, आयल है किसी प्रकार का, मिनरल आयल हो, वेजिटेबल आयल हो, है ना, एनिमल आयल हो, तो किसी भी आयल में ये विलयशील होंगे। उसके बाद इसका बीपीएमपी लो होगा, कारण होगा वान डेर वाल फोर्स, कमज़ोर बल है। ये प्रायः लिक्विड और गैस के रूप में पाए जाएंगे, ठोस भी मिलेंगे, लेकिन ठोस कब मिलेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट अधिक होने के कारण अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ता है, जिसके कारण ये ठोस भी हो सकते हैं। ऐसे अट्रैक्शन इनका कम होता है। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ये तमाम सारे कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड के होंगे। तो आज हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर, कंडीशन फॉर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंसी में परिवर्ती कोवेलेंसी की चर्चा हम लोगों ने की। अगली बात के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।